नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हम समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। हॉब्स और लॉक के जो समझौता सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रूसो का जन्म 1712 के अंतर्गत जेनेवा में हुआ था। रूसो का जो प्रारंभिक जीवन है, हालांकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत रूसो का महत्वपूर्ण स्थान उसके विचारों के कारण तो है ही है, लेकिन जो उसका जीवन था वो भी एक प्रेरणादायी जीवन अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन की उथल पुथल से उसने छुटकारा पाते हुए एक महान लेखक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो उनका एक जीवन है वो भी काफी प्रेरणा देने वाला जीवन कह सकते हैं। रूसो की यदि रचनाएं देखी जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, कन्फेशन, इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। रूसो के जीवन के अंतर्गत जो एक परिवर्तन जिसे कह सकते हैं वो हुआ। रूसो एक महान दार्शनिक दिदरो से मिलने जा रहा था और उसको रास्ते में एक अखबार मिला जिसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध साहित्य अकादमी का निबंध प्रतियोगिता थी और उसके अंतर्गत ये था कि क्या सभ्यता और संस्कृति ने मानव जीवन को प्रदूषित किया है या उसे विशुद्ध बनाया है। तो उसके अंतर्गत रूसो को प्रथम प्राइज प्राप्त हुआ था और दूसरा उसका जो लेख था वो काफी मशहूर हुआ था कि असमानता का वास्तव में कारण क्या है। तो रूसो ने ये बताया कि संपत्ति असमानता का महत्वपूर्ण कारण है। रूसो के इन दो निबंधों के बाद उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लगातार वो इसके संबंध में महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी और उनका राजनीति शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो के जो विचार है वो लॉक से भी प्रभावित है, प्लेटो से भी प्रभावित है, लेकिन उसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो शुरुआत लॉक के अनुसार, जब लॉक का जो सामाजिक समझौता है उससे उसकी शुरुआत है और जो अंत है वो कहीं न कहीं हॉब्स से मिलता जुलता है। हालांकि ये जो तीनों विचारक है, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो वर्णन किया है उन्होंने अपने अनुसार, अपनी परिस्थितियां, अपने विचार, अपना जो माहौल था उसके अनुसार हालांकि उन्होंने वर्णन किया है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो वर्णन किया है वो हॉब्स और लॉक दोनों से कुछ अलग हटते हुए उन्होंने वर्णन किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में जहां हॉब्स का जो मानव है स्वार्थी, दुष्ट, पशुतुल्य है, वहीं लॉक का जो मानव स्वभाव है वो नैतिकतापूर्ण है, निर्दोष है, परोपकारी है। जो रूसो ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है, रूसो ये कहता है कि राज्य की अवस्था से पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके अंतर्गत मानव स्वभाव नैतिकता से पूर्ण था, उसमें बुद्धि का समावेश नहीं था। मानव एक आदर्श बर्बर, जैसे कहा है नोबल सेल्व्स, आदर्श बर्बर की भूमिका में था, एक बालक की भूमिका में था, क्योंकि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, प्रगति का विकास नहीं था और व्यक्ति स्वच्छंदता पूर्वक, न उन्हें अनैतिकता का ज्ञान था न नैतिकता का ज्ञान था, बल्कि निस्वार्थ भाव से भोला भाला रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्राकृतिक उत्पादों का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए, निश्चल रूप से विचरण करते हुए उस समय के मानव अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उसके अंतर्गत रूसो ये कहता है कि जो मानव स्वभाव है वो सुखी था, अच्छा था, स्वस्थ था, चिंता रहित था, शांति प्रिय था, एकांत प्रिय था। मानव स्वभाव किसी भी प्रकार के जो पाप है वो उसके अंतर्गत नहीं थे, कोई दोष नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बल्कि जैसे
पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं निश्चल रूप से। पशुओं का यह तात्पर्य कि वो चिंता रहित होकर विचरण करते हैं, उन्हें न मेरे तेरे की उनमें भावना होती है और न ही आगे बढ़ने की कोई कंपटीशन होता है, कोई तुलना होती है। इस प्रकार का मानव स्वभाव था, यानी कि उनकी बुद्धि नहीं थी और बुद्धि नहीं होने के कारण एक भोले भाले बालक के रूप में सादगीपूर्ण वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इसको हम पशु तुल्य भी कह सकते हैं, बालक की तरह भी कह सकते हैं, आदर्श बर्बर की तरह भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव स्वभाव क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञान नहीं था। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, मेरे तेरे का ज्ञान नहीं था, बड़े छोटे का ज्ञान नहीं था। तो एकांत प्रिय, चिंता रहित, निष्पाप, निर्दोष मानव स्वभाव था और वो सुखी और स्वतंत्रता पूर्वक, सादगी पूर्वक और एकांत प्रिय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब इस प्रकार का मानव जीवन था तो उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी, वो प्राकृतिक अवस्था भी उसी तरह की थी। प्राकृतिक अवस्था कि एकाकी था, व्यक्ति का जीवन एकांत प्रिय था, उसका अपना कोई परिवार इत्यादि नहीं था। परिवार इत्यादि नहीं होने के कारण स्वार्थ की भावना नहीं थी, मेरे तेरे की भावना नहीं थी, संपत्ति भी उसके पास नहीं थी। वो प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक उत्पादों का उपभोग करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। न उसको किसी दूसरे को अधीन करने की उसकी इच्छा थी और न वो अधीन करना चाहता था, न वो खुद अधीन था, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। नैतिक और अनैतिक भावनाएं क्या होती है, क्या सही है क्या गलत है, सभी समानता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नैतिक अनैतिक की कोई भावना नहीं थी, किसी भी प्रकार का स्वार्थ इसके अंतर्गत नहीं था। न उनका अपनी कोई संपत्ति थी और अपना कोई परिवार भी नहीं था। संपत्ति हो तो संपत्ति बढ़ाने की इच्छा व्यक्ति के अंतर्गत होती है और संपत्ति बढ़ाने की इच्छा के कारण व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की किसी भी भावना से रहित व्यक्ति सादगीपूर्ण और प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हुए, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हुए, सादगीपूर्ण भोले भाले तरीके से, निस्वार्थ तरीके से, बिना किसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बंधनों के व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता द्वेष की भावना नहीं थी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो इसके अंतर्गत गुज के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति था, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का जो व्यक्ति था वो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता हुआ ये कहा है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है, ये प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स की तरह एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी और न ही लॉक की भांति सद इच्छा पर आधारित प्राकृतिक अवस्था थी, बल्कि ये प्राकृतिक अवस्था, जैसे रूसो ने कहा है कि हमें हमारा भोलापन, गरीबी, अज्ञान लौटा दो और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस प्रकार की यह प्राकृतिक अवस्था थी। रूसो ये कहता है कि जब इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, व्यक्ति आदर्श रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, समान थे, स्वतंत्र थे, फिर समझौते का आखिर क्या कारण था? तो उसका उत्तर देते हुए रूसो ये कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये ज्यादा समय तक नहीं चली। थोड़े समय के बाद संपत्ति रूपी सर्प ने समाज में पैदा हो गया, संपत्ति रूपी सर्प समाज में पैदा हो गया और उसने सुख और शांति को काफूर कर दिया। सुख और शांति को काफूर कर दिया क्योंकि व्यक्ति अग्नि का आविष्कार हुआ और अग्नि का आविष्कार होने के कारण कुछ व्यक्ति ये सामान बनाने लगे या अपना किसी धरती के ऊपर अपना अधिकार जता लिया, कुछ का परिवार बनने लगे,
जो स्त्री पुरुष है साथ में रहने लगे तो परिवार बनने लगे। परिवार बनने के बाद स्वार्थ की भावना, संपत्ति के उदय के बाद स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। संपत्ति और ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में कुछ व्यक्तियों ने समाज के अंतर्गत दूसरे जो व्यक्ति थे अपनी स्वार्थ के कारण दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अधिकार करना, उनको अधीन रखना, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना शुरू कर दिया और उससे जो प्राकृतिक जीवन की जो स्वतंत्रता, समानता थी वो अब खत्म होने लगी। व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी और स्वार्थ की भावना बढ़ने के कारण जो उस समय प्राकृतिक अवस्था का जो जीवन था, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने दूसरे व्यक्तियों को गरीबी, मजबूरी और दरिद्रता की ओर ढकेल दिया था। राज्य का उदय भी इस तरह का हुआ कि उसने महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने दूसरे जो व्यक्ति थे उनके ऊपर अनेक प्रकार के बंधन लाद दिए और परिणाम ये हुआ कि प्राकृतिक अवस्था की जो समानता थी, स्वतंत्रता थी, भोलापन था, निस्वार्थपन था, वो सब खत्म हो गया। अब जो प्राकृतिक अवस्था है विद्वानों के अनुसार उस तरह की प्राकृतिक अवस्था हो गई जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के अंतर्गत किया है। इसके बाद लोग ये सोचने लगे वापस से हमें उसी प्राकृतिक अवस्था की ओर जाना चाहिए और उसी प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना संभव नहीं था और पीछे की ओर लौटना संभव नहीं था। तो उसके अंतर्गत हॉब्स ये कहते हैं कि अब पीछे की ओर तो नहीं लौटा जा सकता, लेकिन समानता, स्वतंत्रता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं और इसके लिए प्रयास करने के अंतर्गत हॉब्स रूसो ये मानते हैं कि इसके अंतर्गत समझौता सिद्धांत को हमें लागू करना होगा, यानी कि एक समाज की ऐसी स्थापना करनी होगी जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सके। जैसे रूसो ने ये कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक रूप से तो व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन समाज के बंधन, नियमों के कारण वो बंधन का अनुभव करते हैं। तो उस बंधन से छुटकारा पाना है। गरीबी, दरिद्रता, असमानता, मजबूरी, चिंता, स्वार्थ, अनैतिकता, इन सब से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया। इस कारण से समझौता हुआ और सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो राज्य की उत्पत्ति रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के अंतर्गत हुई, यानी कि सभी व्यक्तियों ने अपने जो अधिकार थे वो अधिकार समाज को प्रदान कर दिए और चूंकि वो स्वयं भी समाज का ही एक भाग है इसलिए सामूहिक रूप से वो अधिकार उनको प्राप्त हो गए। यानी कि इसको अपन उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ए, बी, सी और डी, मान लो ये चार व्यक्ति है, चारों ने अलग अलग रूप से अपने सारे अधिकार ए, बी, सी, डी चारों को संयुक्त रूप से प्रदान कर दिए। अब चूंकि ए, बी, सी, डी भी उस ए, बी, सी, डी का ही भाग है तो उनको वो अधिकार उनको वापस से सामूहिक रूप से प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत, समझौते के अंतर्गत एक सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई और उस सामान्य इच्छा के निर्देशन के अंतर्गत, नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्तियों ने रहना स्वीकार किया और सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो कि एक संप्रभु समझौता है और उसी के अंतर्गत व्यक्ति भी उसी समझौते के भाग है। तो ये सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति या कह सकते हैं राज्य की स्थापना हुई। यदि इसकी विशेषताएं देखी जाए, रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है, यदि इसकी विशेषताएं देखी जाए
तो पहली विशेषता है समानता। समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान रूप से अपने सभी अधिकारों का त्याग किया है, प्रदान किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों ने प्रदान किए हैं, बल्कि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से सारे अधिकार नागरिक समाज को प्रदान किए हैं, या कह सकते हैं सामान्य इच्छा को प्रदान किए हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वरूप खत्म होकर एक सामूहिक स्वरूप वो ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति के स्थान पर व्यष्टि और व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिकता का निर्माण होता है। तीसरा, इसके अंतर्गत विशेषता कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जिस समाज की स्थापना होती है उसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेता है। स्वतंत्रता जो वास्तविक रूप से उसको प्राप्त होती है, तो उस स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से वो प्राप्त कर लेता है और व्यक्ति समष्टि बन जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य इच्छा की स्थापना होती है। ये सामान्य इच्छा सर्वोच्च संप्रभु इच्छा है। सर्वोच्च संप्रभु इच्छा के सामान्य निर्देशन में रहते हुए व्यक्ति अपना जीवन वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को कुछ खोना नहीं पड़ता, क्योंकि जो अधिकार वो समर्पण करता है तो समाज का सदस्य होने के कारण वो अधिकार उसको प्राप्त हो भी जाते हैं। ये समझौता किसी समय विशेष पर बंधा हुआ नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा जो राज्य का निर्माण होता है, सावयव राज्य का निर्माण होता है, यानी कि व्यक्ति भी इस राज्य के अभिन्न अंग है। और जैसे हम अपने शरीर से किसी अंग को अलग नहीं कर सकते, वैसे राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो अलग नहीं हो सकते, यानी कि वो समझौते को भंग नहीं कर सकते और समझौते का एक अंग यानी कि राज्य का एक अभिन्न अंग व्यक्ति बन जाते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, रूसो ये कहते हैं कि विज्ञान का आविष्कार और संपत्ति का आविष्कार के कारण समाज में जो अव्यवस्था और अराजकता, अन्याय की स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया और इस समझौते के फल स्वरूप सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छाएं है उनका योग है और उस सामान्य इच्छा के नियंत्रण और निर्देशन में रहते हुए व्यक्ति अपना सामाजिक और राजनीतिक और नागरिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो सामान्य इच्छा क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।